हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कोई भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों की एक एक चीज अच्छी तरीका से क्लियर हो और आप लोगों के केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है? अभिक्रिया, रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किससे करता हूँ? रिएक्शन से करता हूँ, अभिक्रिया से करता हूँ कि आखिरकार रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, रिएक्शन को हम करते कैसे हैं, रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होती है। इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने हेडिंग डाल रहा हूँ, रिएक्शन, अभिक्रिया। ठीक है ना। फिर एक कॉमन सा एग्जांपल लेकर आप लोगों के सामने मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है और रिएक्शन को हम करते कैसे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं रिएक्शन को आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि रिएक्शन को आप लोग इस प्रकार से किया करो। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया, अभिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। एक एग्जांपल लिया मैंने, AB प्लस CD। ठीक है ना। AB प्लस CD ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो यहां पर ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? बंध के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहां पर ये आप लोगों के सामने बॉन्ड है। ठीक है ना। इस बंध से A भी जुड़ा है और B भी जुड़ा है। यहां पर देखो इस बंध से C भी जुड़ा है और D भी जुड़ा है। अब देखो ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि इस बंध से जो A और B जुड़ा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि A से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? B की। मतलब A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? B की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये डेफिनेशन होती है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को सामने इसको समझाता हूं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बंध से आप लोगों का A भी जुड़ा है, B भी जुड़ा है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि यहाँ पर A से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? B की। मतलब A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? B की। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? B की तरफ। और हम जानते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? B की तरफ। तो A पर तो कौन सा चार्ज जगह है? पॉजिटिव। और B पर कौन सा चार्ज जगह है? नेगेटिव। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं इस वाले स्टेप की। तो देखो मैं अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूं कि इस बंध से C भी जुड़ा है और D भी जुड़ा है। ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि C की विद्युत ऋणता, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D से क्या है? ज्यादा है। तो अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D से ज्यादा है तो C पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और D पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? C की तरफ। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि C की विद्युत ऋणता D से क्या है? ज्यादा। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर जो समान आवेश होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं। और जो विपरीत चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो कॉमन सी बात है, यहां पर जो आप लोगों का ये C है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? A के साथ। क्योंकि A पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और C पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। उसी तरीका से यहां पर इस D पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और B पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये D किसके साथ जुड़ जाएगा? B के साथ। तो प्रोडक्ट है वो आप लोगों का ये बन जाएगा। यहां पर जो C है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? A के साथ। और जो D है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? B के साथ। तो आप लोगों का प्रोडक्ट हो गया AC और BD। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब मैं इनके स्टेप बता देता हूं कि भाई जो हम लोगों ने रिएक्शन करवाई है उसमें इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं? 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 तो ध्यान में रखना,
इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं क्रियाधार मतलब सबस्टेट। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं अभिकर्मक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिएजेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं क्रियाकारक रिएक्टेंट। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये आपस में रिएक्शन करके हैं, कौन क्रियाधार और अभिकर्मक आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसको आप हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट के अलावा कोई भी XYZ चीज जो रिएक्शन से बाहर निकलती है। बात आप लोग समझ में आ गई। तो चलो मैं इनको लिख देता हूं। देखो इस वाले स्टेप को मैंने क्या बोला क्रियाधार, इस वाले स्टेप को मैंने क्या बोला क्रियाधार, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं अभिकर्मक, इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं अभिकर्मक, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं रिएजेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं क्रियाकारक, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं क्रियाकारक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और ये आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको उत्पाद बोलते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना। और ये वाला स्टेप प्रोडक्ट के अलावा जो भी रिएक्शन से बाहर निकलता है, तो यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा। अब देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सुनो, मैंने क्या बोली क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है रिएक्शन, अभिक्रिया। रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें बहुत आसान लगेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शन ही होती है। तो क्यों ना हम सबसे पहले रिएक्शन को ही समझे ना। तो देखो रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या लिया है AB, और ये कौन ले लिया मैंने CD। यहां पर ये CD किसके साथ रिएक्शन करेंगे AB के साथ रिएक्शन करेंगे। तो मैंने ये मान के चला अपनी तरफ से कि माना A से ज्यादा विद्युतता किसकी है B की। A की भी ज्यादा हो सकती है, अगर A की ज्यादा होगी तो कॉमन सी बात है A पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, B पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चला हूं कि माना कि A से ज्यादा विद्युतता किसकी है B की, तो कॉमन सी बात है A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, B पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको हम किससे शो करते हैं नेगेटिव से, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको हम किससे शो करते हैं पॉजिटिव से। उसी तरीका से मैंने इस वाले स्टेप में लिया था कि भाई C की विद्युतता D से क्या है ज्यादा, तो कॉमन सी बात है C पर नेगेटिव चार्ज होगा, D पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। फिर आपस में इन लोगों ने रिएक्शन की। रिएक्शन इस तरीका से होगी कि एक बात आप ध्यान में रखना कि जो आप लोगों का ये AB है, AB को मैंने क्या बोला क्रियाधार और CD को मैंने क्या बोला अभिकर्मक। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि एक रिएक्शन में क्रियाधार की रिएक्टिविटी हमेशा कम होती है कंपेयर टू किसके रिएजेंट के आप लोग के या अभिकर्मक से, ठीक है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस अभिकर्मक की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज्यादा होती है और इस क्रियाधार की क्रियाशीलता कम होती है। तो कॉमन सी बात है जिसकी रिएक्टिविटी जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो पहले अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा। तो ये होगा कि यहाँ पर C किसके साथ जुड़ जाएगा A के साथ, और ये D किसके साथ जुड़ जाएगा B के साथ। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इस क्रियाधार की रिएक्टिविटी कम होती है और इस रिएजेंट की या अभिकर्मक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो पहले अटैक करता है। तो ध्यान में रखना ये A C से रिएक्शन करने नहीं जाएगा, ये C किसके साथ रिएक्शन करेगा A के साथ। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का AC। और आपको पता है इस B पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव और D पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो ये D किसके साथ रिएक्शन करेगा B के साथ। तो आप लोगों का ये क्या बन गया BD बन गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस वाले स्टेप को मैंने क्या बोला क्रियाधार और इस वाले स्टेप को मैंने क्या बोला अभिकर्मक। इन्हें दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं क्रियाकारक रिएक्टेंट। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि रिएक्टेंट के भी दो स्टेप होते हैं भाई। ये जो क्रियाकारक है रिएक्टेंट है इसके भी कितने स्टेप होते हैं दो, एक कौन होता है क्रियाधार और एक कौन होता है अभिकर्मक। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और रिएक्शन में कोई भी चीज जो बाहर निकलती है उसको हम यहां पर शो करते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं आप लोगों के लिए एक बात बताता हूं कि यहाँ पर गौर से एक चीज देखो आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर A किसके साथ जुड़ा था B के साथ, और प्रोडक्ट के अंदर A किसके साथ जुड़ गया है C के साथ। उसी तरीका से इस वाले स्टेप में C किसके साथ जुड़ा हुआ है D के साथ। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर आप लोग देखो ये जो आप लोगों का ये D है ये किसके साथ जुड़ा है आप लोगों के B के साथ, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि इन वाले बंधों को तो मैं क्या बोल दूं पुराने बंध,
और इन वाले बंदों को मैं क्या बोल दूं, नए बंद। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई आप लोगों के ये बंद क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये तो टूट चुके हैं और ये बंद बने हैं, तो इनको नए बंद बोलूंगा मैं। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने ऐसे लिख देता हूं, ये कौन होगा, ये आप लोगों के पुराने बंद, पुराने बंद, ठीक है ना, क्योंकि ये बंद आप लोगों के टूट गए और ये बंद टूटे तभी तो ये बने, तो इनको मैं बोल देता हूं नए बंद। इनको मैं क्या बोल देता हूं, नए बंद। अब देख ध्यान से समझना, अब मैं रिएक्शन की डेफिनेशन बोलूंगा कि आखिरकार रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो गौर से और ध्यान से समझ के चलना। देखो मैंने क्या बोला है कि ये बंद आप लोगों के टूटे थे, तो इन वाले बंदों को मैंने क्या बोल दिया, पुराने बंद। और कॉमन सी बात है, प्रोडक्ट के अंदर नए बंदों का फॉर्मेशन हुआ था, नए बंदों का निर्माण हुआ था, तो इन बंदों को मैं क्या बोलूंगा, नए बंद। तो रिएक्शन की डेफिनेशन यही होती है क्या, कि पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने की प्रक्रिया को ये हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये वाले बंद क्या हो चुके हैं, पुराने, और जब पुराने बंद टूटते हैं तो किसका निर्माण होता है, नए बंदों का। तो पुराने बंदों के टूटने तथा नए बंदों के बनने की प्रक्रिया को ये हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, रिएक्शन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब ये जो भी मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं, ए बी सी डी, इनकी जगह आवर्त सारणी में कोई भी आप लोगों के एटम हो सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो मैं एक काम करता हूं, एक रिएक्शन आप लोगों के सामने लेता हूं, और रिएक्शन करने का पैटर्न यही होगा आप लोगों का कि कोई भी हो, क्रियाधार और अभिकर्मक, इन दोनों को प्लस माइनस में तोड़ दो और आपस में जोड़ दो। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ज्यादातर जो हमारी रिएक्शन होती है वो आयनिक टाइप की होती है। आयनिक टाइप का मतलब ये हुआ कि क्रियाधार को प्लस माइनस में तोड़ दो और अभिकर्मक को प्लस माइनस में जोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, हो गई आप लोगों की रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अभी मैं एक रिएक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके आधार पर आप लोग एक काम करना, उनको प्लस माइनस में तोड़ लो और अपोजिट करके जोड़ दो, हो जाएगी आप लोगों की रिएक्शन। कैसे होगी, अभी मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल लेता हूं। तो देखो एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एल्किल हैलाइड लेता हूं, ठीक है ना। ये एल्किल हैलाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, वाटर से करवा दी। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मैंने खोल के लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझ के चलना। देखो सबसे पहला तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि रिएक्शन की पहचान करना आप लोगों को आनी चाहिए। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, क्रियाधार, इस वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, अभिकर्मक, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, क्रियाकारक, मतलब रिएक्टेंट। और ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने रिएक्शन करने का पैटर्न अभी आप लोगों के लिए क्या बताया, क्या प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो, हो जाएगी आप लोगों की रिएक्शन। चलो करके देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पर R कौन है, एल्किल ग्रुप, और X कौन होता है, हेलोजन। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेलोजन की विद्युत ऋणता होती है, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एल्किल ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, X की तरफ। तो R पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और X पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। चलो ठीक है। यहाँ पर हम वाटर की बात करते हैं, जल की। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और वो किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। चलो करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हेलोजन की विद्युतता एल्किल ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा। तो कॉमन सी बात है, इस पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और हेलोजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। उसी तरीका से वाटर किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब मैंने क्या तरीका बताया आप लोगों के लिए कि प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये R किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROH, और यहाँ पर आप लोगों का ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, X के साथ। तो ये हो जाएगा आप लोगों का HX। बात आप लोगों को समझ में आ गई, बस हो गई रिएक्शन। इस तरीका से रिएक्शनों को करते हैं, क्रियाधार और अभिकर्मक को प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो, ये हो गई आप लोगों की रिएक्शन। मैं स्टेप को लिख देता हूं। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, क्रियाधार, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। इस वाले स्टेप को हम लोगों ने क्या बोला है, अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट, अभिकर्मक, रिएजेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट, ये कौन हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट, और ये कौन हो गया प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन और करता हूं, ध्यान से समझ के चलना, जो हम लोगों के सिलेबस में भी दे रखी है। ये जो आप लोगों का ये अभिकर्मक है ना, अभिकर्मक, ये अभिकर्मक भी आप लोगों का दो प्रकार का होता है।
एक तो कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक कौन होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है ना। ये अभिकर्मक आप लोगों का कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक तो कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक कौन होता है न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से समझ कर चलना, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आप लोगों का अभिकर्मक होता है ना, अभिकर्मक रिएजेंट, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है ना। और एक कौन होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, और माइनस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कॉमन सी बात है, अगर इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये वहां पर जाकर अटैक करेगा, वहां पर जाकर आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और अधिकता किसके पास होगी, नेगेटिव वाले के पास में। तो ये पॉजिटिव वहां पर अटैक करेगा जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। इसका उल्टा कर दो, ये कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये हम लोगों के सिलेबस में भी दे रखा है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। आगे आने वाले लेक्चरों में इन चीजों का भी हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इनकी जितनी भी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, इसका डिस्कशन आने वाले लेक्चरों में करूंगा मैं आप लोगों के सामने। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया हम लोगों के रिएक्शन का बेसिक। अब अगला मैं इसी के अंदर टॉपिक लेता हूं, अभिक्रिया के प्रकार। कि आखिरकार जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, ये रिएक्शन केमिस्ट्री में कितने प्रकार की होती है। तो अगली हेडिंग आप लोगों के सामने मैं डाल रहा हूं, अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। और फिर समझते हैं कि केमिस्ट्री में कितने प्रकार की रिएक्शन होती है और हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शन दे रखी है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन में अभी करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो हेडिंग डालता हूं, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो हेडिंग हो गई आप लोगों की अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो केमिस्ट्री में दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक होती है आप लोगों की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हो जिनको आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। और एक होती है आप लोगों की नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। इधर देखिए, देखो केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है। मतलब एक तो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, अभिक्रिया के प्रकार को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर मैं आप लोगों के लिए परमाणु संरचना बता देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्योंकि उस परमाणु संरचना के आधार पर ही मैं इन दोनों रिएक्शनों की डेफिनेशन बोलूंगा कि केमिकल रिएक्शनों की क्या डेफिनेशन होती है और न्यूक्लियर रिएक्शनों की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है ना। अब देखो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट जानते हो, क्योंकि 11th 12th क्लास में आप लोगों ने खूब परमाणु संरचना को देखा है। और अभी मैं आप लोगों के सामने और एक्सप्लेन कर देता हूं कि परमाणु की क्या संरचना होती है, एटॉम की क्या स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, परमाणु संरचना में जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है, नाभिक होता है। ठीक है ना। नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये कौन होती है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस होती है। ठीक है ना। जिसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं मतलब सेल होते हैं, और उन सेल में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, उन कोषों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कोषों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं चित्र, चित्र परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। ठीक है ना, परमाणु संरचना। इधर देखिए
देखो ये हो गई आप लोगों की परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर ये नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है। ये कौन होती है? नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है। इस नाभिक के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये कौन होते हैं? आप लोगों के कोष होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के कौन होते हैं? कोष होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और अब इस परमाणु संरचना के आधार पर मैं रिएक्शन की डेफिनेशन देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या डेफिनेशन होती है और नाभिकीय अभिक्रियाओं की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो ध्यान से समझ के चलना। रासायनिक अभिक्रिया हम उनको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और नाभिकीय अभिक्रिया उनको बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया जिनमें नाभिक भाग लेती है, या ऐसे बोल सकते हो जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग लेते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में जो ज्यादातर रिएक्शन होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, केमिकल रिएक्शन ही होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इन सब के अंदर कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अभी जो हम प्लस माइनस की बात कर रहे थे वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा था। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो कॉमन सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन एक्सप्लेन की थी वो रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार था, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए तो बोल रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते चलो, जिससे कि आप लोगों की सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होगा आप लोगों का, सब्जेक्ट आप लोगों की उतनी ही ज्यादा सॉलिड होगी, ठीक है ना। और ये तो मेरे आगे आने वाले लेक्चरों में देखना, आप लोगों की केमिस्ट्री को इतना शानदार कर दूंगा, बहुत अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री हो जाएगी। बस शर्त यह है कि एक चीज को आप समझ समझ के चलना, और कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे लिए लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है, इधर देखिए मैंने क्या बोला है रासायनिक अभिक्रिया के लिए कि वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वो कौन हो गई आप लोगों की? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। और वे अभिक्रिया जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक भाग लेती है उनको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अभिक्रिया के प्रकार को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर परमाणु संरचना बनाया। परमाणु संरचना में जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है? नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, जिनमें कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और उनके चारों ओर जो सेल होते हैं, कोष होते हैं, उनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर मैंने दोनों की डेफिनेशन बोला है, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की मैंने क्या डेफिनेशन बोली है कि वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और वे अभिक्रिया जिनमें नाभिक या न्यूट्रॉन प्रोटॉन भाग लेते हैं ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया दोनों हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है ना उनके प्रकार इसी यूनिट के अंदर दे रखे हैं, और जो नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 है। तो यहां पर मैं नाभिकीय अभिक्रिया का आगे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, इसका डिस्कशन मैं तब करूंगा जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 का नाम ही आप लोगों की कौन है? नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया को डिस्कशन करूंगा मैं जब आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 पढ़ाऊंगा। अभी जो इस यूनिट के सिलेबस में हम लोगों के लिए दे रखी है वो कौन सी अभिक्रिया दे रखी है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उनकी बिल्कुल डिटेल दे रखी है इस यूनिट के अंदर। आगे जब आगे मेरे आने वाले लेक्चरों में मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, सबको मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए आप लोग, हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो 11th-12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन और पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहले होती है आप लोगों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है आप लोगों की योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। तीसरी होती है आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथी होती है आप लोगों की पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो इधर देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। चारों टाइप आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पहली कौन हो गई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी हो गई? योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। तीसरी कौन सी हो गई? विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथी कौन सी हो गई? पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो अभी मैं इनका सबका आप लोगों के लिए बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना। इनका जो डिटेल से आगे आने वाले लेक्चरों में ये बिल्कुल डिटेल से दे रखी है आप लोगों के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इन सारी चीजों का बेसिक बता रहा हूं। आगे आने वाले लेक्चरों में इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? तो आगे आने वाले लेक्चरों में इनका हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनकी क्रिया विधि क्या होती है, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूं। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं अब अगली, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि मतलब जो रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म किस तरीका से करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लो हेडिंग डाल देता हूं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। तो देखो जो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो आयनिक क्रिया विधि होती है, आयनिक मैकेनिज्म होती है, और एक होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं दोनों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं और दोनों का मैं आप लोगों के लिए बेसिक बता देता हूं कि आयनिक क्रिया विधि को हम किस तरीका से करते हैं और मुक्त मूलक क्रिया विधि को हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि कितने प्रकार की बताई मैंने? 2 प्रकार की। एक तो हो गई आप लोगों की आयनिक क्रिया विधि, आयनिक क्रिया विधि, आयनिक क्रिया विधि मतलब आयनिक मैकेनिज्म, और एक हो गई आप लोगों की मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इधर देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन होती है? आयनिक क्रिया विधि मतलब आयनिक मैकेनिज्म, और एक कौन होती है? मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बात ये समझ में आती है हम लोगों के कि आखिरकार एक क्रिया विधि जो मैकेनिज्म होती है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो रिएक्शन के अंदर बॉन्ड किस तरीका से टूटे हैं, ठीक है ना, उनकी एक प्रोसेसिंग को हम किस में दर्शाते हैं? क्रिया विधि के अंदर दर्शाते हैं, मैकेनिज्म के अंदर दर्शाते हैं। हर रिएक्शन की एक मैकेनिज्म होती है, उसमें इस तरीका से दर्शाते हैं कि भाई बॉन्ड किस तरीका से टूटे हैं, किस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, किस पर नेगेटिव चार्ज आया है, किस पर रेडिकल आए हैं। सारी चीजों की प्रोसेसिंग किस में होती है? क्रिया विधि के अंदर होती है, मैकेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आयनिक क्रिया विधि को समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों के लिए मुक्त मूलक क्रिया विधि को बता दूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो आयनिक क्रिया विधि के तो नाम से पता लग रही है आयनिक क्रिया विधि, इसका मतलब कॉमन सी बात है, इसमें आयन बनते हैं। आयन किस तरीका से बनते हैं उसको मैं आप लोगों के सामने समझा देता हूं। तो देखो इसको मिटा के हेडिंग डाल देता हूं आयनिक क्रिया विधि, आयनिक मैकेनिज्म। पहली हेडिंग डाल देता हूं आयनिक क्रिया विधि, आयनिक मैकेनिज्म।
आयनिक क्रिया विधि, आयनिक मैकेनिज्म। तो देखो आयनिक मैकेनिज्म के लिए मैं समझाने के लिए क्या एग्जांपल ले रहा हूं, वही आप लोगों का, माना कि आप लोगों का यहाँ पर ए भी है, ठीक है ना, ए भी है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि ए से ज्यादा विद्युतता किसकी है, बी की है। तो कॉमन सी बात है, ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर आप लोगों का कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये हुआ कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर ए से ज्यादा विद्युतता बी की मान चल रहे हो, तो ए की भी तो ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस कंडीशन को भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, या करते हुए लिख देता हूं, या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि माना कि यहां पर मैंने क्या बोला कि ए से ज्यादा विद्युतता मैंने किसकी बोली है, बी की। तो भाई ए की भी तो ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ए की तरफ। तो कॉमन सी बात है, ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और बी पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ए पर तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और बी पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या बन गए, आयन बन गए, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बन गए, आयन बन गए। भाई आयन दो ही तो होते हैं, एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो यहाँ पर देखो ए से ज्यादा विद्युतता अगर बी की मानी तो ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज, और अगर हमने बी से ज्यादा विद्युतता ए की मानी तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ए और बी का एग्जांपल ले लिया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, जो किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की केमिस्ट्री होती है। और अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोएनायन बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो आयनिक क्रिया विधि के अंदर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बनते हैं। कैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आयनिक क्रिया विधि के अंदर आयन बनते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के सामने मैंने शो कर दिए। एग्जांपल के तौर पर आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि अगर इनके एग्जांपल हो तो एग्जांपल ये हो सकते हैं आप लोगों की, मतलब बॉन्ड से जुड़े दोनों एटमों की विद्युतता क्या होनी चाहिए, अलग अलग, तभी तो उन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया HCl, बिल्कुल सही बात है। H से ज्यादा विद्युतता किसकी होती है, Cl की। तो H पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं HBr, H प्लस Br माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं HI, H पर प्लस I पर माइनस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब बंध से जुड़े दोनों एटमों की विद्युतता अलग अलग होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरे टाइप को लेता हूं, कौन सी, मुक्त मूलक क्रिया विधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो चलो ठीक है, दूसरी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने। देखो जो दूसरा टाइप है आप लोगों का, वो कौन सा है, मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि, मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो इस मुक्त मूलक क्रिया विधि को या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल में आपकी बार मैं एक काम करता हूं कि बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता को मैं क्या कर देता हूं, समान कर देता हूं। देखो जो आयनिक क्रिया विधि के अंदर मैंने क्या किया था कि बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता अलग कर दी। तो कॉमन सी बात है, एक पर पॉजिटिव होगा, एक पर नेगेटिव होगा। लेकिन अब की बार के केस में मैंने क्या किया कि बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता को मैंने समान कर दिया। तो कॉमन सी बात है, अगर दोनों परमाणु की विद्युतता समान हुई तो फिर बंध के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, बंटवारा होगा। बंटवारा इसलिए होगा क्योंकि दोनों की विद्युतता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता समान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरीका से शिफ्ट होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को तो ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ए के पास में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ए के पास में आ गया, और जो स्पीसीज बनी है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, मतलब क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, जिनकी क्रियाशीलता, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं ना, इनकी क्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर लिख देता हूं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल।
क्या हो गए, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस मुक्त मूलक क्रिया विधि वाले केस में मैंने क्या किया, बंध से दोनों एटमों की विद्युतता को मैंने समान कर दिया, मतलब इधर भी मैंने ए को जोड़ दिया, इधर भी ए को जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि अगर दोनों एटमों की विद्युतता अगर समान हुई तो फिर क्या होगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होगा। तो एक बंध में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ए ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ए ले लेगा, ठीक है ना। और बनने वाली जो स्पीशीज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। और जो मैकेनिज्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक क्रिया विधि, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और ध्यान में रखने एक बात आप लोग कि जो फ्री रेडिकल बने ना, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इनका डिस्कशन आगे करेंगे क्योंकि ये भी हम लोगों के बिल्कुल डिटेल से सिलेबस में दे रखे हैं। आगे आने वाले लेक्चर में मैं प्रत्येक चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा और प्रत्येक चीज हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है। इनके एग्जांपल हो गए आप लोगों के, अब देखो इनके एग्जांपल हो गए H2, बिल्कुल सही बात है क्योंकि बंध से जुड़े दोनों हाइड्रोजन की विद्युतता बराबर होगी। और ले लो H2Cl2 Br2 I2, मतलब बंध से जुड़े तुम दोनों परमाणु की विद्युतता क्या होनी चाहिए, समान। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता अगर बराबर है तो फिर स्पीशीज क्या बनेंगी, मुक्त मूलक। और बंध से जुड़े दोनों परमाणु की विद्युतता अगर अलग अलग हुई तो फिर क्या बनेंगे, आयनिक मूलक। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा बंध का विखंडन, मतलब बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बंध का विखंडन वाले टॉपिक का डिस्कशन मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। एक बार मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि आप लोगों की जो रेगुलर क्लास है वो चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आप लोग बैच में ऐड हो जाओ, ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।